नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं और हस्तियों से मिलते हैं और करते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ है, वकालत, पत्रकारिता, राजनीति व समाज सेवा में एक अहम शख्सियत बिलारी क्षेत्र की अगर हम बात करें सर की, तो बीते 28 वर्षों से अमर उजाला अखबार के तहसील बिलारी के ब्यूरो चीफ हैं। 1988 से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पंजीकृत अधिवक्ता हैं। अगर बात की जाए सर के कैरियर कंटूर की, तो सर तहसील बार एसोसिएशन बिलारी के 8 बार सेक्रेटरी रहे और 6 बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं। नगर पालिका, गन्ना समिति, जिला सहकारी बैंक, गन्ना विकास परिषद, सहकारी समिति, डिग्री कॉलेज समेत 18 संस्थाओं के आज लीगल एडवाइजर हैं। हमारे साथ है श्रीमान आफाक हुसैन एडवोकेट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि सर विदित है कि हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के सवाल जनता के लिए हम पूछते हैं, तो उसी कड़ी में आज आप हमारे आए हैं। तो इन क्वेश्चन का श्रृंखलाओं का हम दौर जारी करते हैं। सर इसी में कड़ी में मेरा आपसे पहला ही क्वेश्चन है, इतनी सारी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं आप सर, उसके साथ साथ में सर आप सेक्रेटरी भी रहे हैं वकीला किया आपने सर, उसके साथ साथ में सर आप अध्यक्ष भी रहे हैं बार काउंसिल के। तो पहले तो मैं चाहूंगा सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा मौका मुझे आपने दिया, जो आपके माध्यम से मेरी बात तमाम लोगों तक पहुंचेगी, और एक बड़ा अच्छा प्रयास भी मुझे लगा, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी दिनों से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। तो बड़ी खुशी है मुझे इस बात कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना। जी सर क्वेश्चन मेरा है कि आज की अगर हम बात करें, किस तरह से आप देखते हैं अधिवक्ता और इस क्षेत्र को? एक तो ये बात समझने की है कि अब काफ़ी बदलाव कानूनों में हुआ है। जो पहले भारतीय संहिता थी, उसमें बदलाव हुआ है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तीनों में बदलाव हुआ है। और सरकार ने जो प्रभावी कानून बनाए हैं, उससे लोगों को फायदा मिलने लगा है। इसी तरह से जैसे आपराधिक कानूनों में बदलाव हुआ, उसी तरह से जो भूमि संबंधी कानून है, जैसे पहले जेड एक्ट था, एलआर एक्ट था, उसमें बदलाव हुआ है। और अब नई राज्य संहिता बनाई गई है, उसमें नई धाराएं, नए नियम जोड़े गए हैं, उनसे भी लोगों को काफी हद तक लाभ मिल रहा है। वर्तमान में तमाम किसान तहसील में आते हैं, वो खतौनी में अपने नाम, पिता का नाम या अपने अंश में गलतियों को लेकर आते हैं, तो उसमें व्यवस्था, हालांकि उसके लिए अलग कोर्ट का प्रावधान भी है, लेकिन एसडीएम बिलारी ने एक बड़ा अच्छा उसमें प्रयास किया। शिविर लगाए उसके लिए तहसील में, और शिविर में किसान लोग आते हैं, और जिनके खतौनियों में नाम या पिता का नाम या निवास या अंश में कोई गलती है, तो उसका सुधार कराया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल यहाँ बिलारी की तहसील प्रशासन की है। सर जैसे ही आपने बताया सर आईपीसी सीआरपीसी में के बदलाव अब बीएनएस ने लिए जगह, जी और कई सारे संशोधन कानूनों में हुए हैं। जी तो कैसे देखते हैं कि जो पूर्व के कानून थे और अब बदलाव जो हुए हैं, तो किस तरह से क्या उनका सकारात्मक जो चीजें देखने मिलेंगी बीएनएस को लेकर हम बात करें? जी हाँ, उसमें एक तो यह है कि पिछली व्यवस्थाओं में कुछ धाराओं में आरोपियों को दंड मिलने में देरी होती थी। अब देरी नहीं होगी, पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा। और नई व्यवस्था में खासतौर से महिलाओं, छात्राओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, उसमें काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। छात्राओं को स्कूल आते जाते अगर कहीं कोई ऐसा ही भी हालात बनते हैं, उनके रास्ते में कोई अगर अवरोध पैदा करे या उन्हें कोई घूर के भी देखे, तब भी वो अब अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे मामलों में छात्राओं या पीड़ित महिलाओं की सूचना पर पुलिस तत्काल एफआईआर भी दर्ज करेगी और उन्हें कड़ी सजा भी मिलेगी। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर, ये अगर हम बात करें लॉ की पढ़ाई के बारे में, तो लॉ की पढ़ाई और अधिवक्ता जो पंजीकरण की जो तरीके हैं, उनमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। तो सर मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर को वो भी आप जानकारी दें। जी अब जो व्यवस्था हो गई है, उसमें अलग अलग सेमेस्टरों में एग्जाम होते हैं, और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद, सभी सेमेस्टर पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से पंजीकरण कराना पड़ता है। उसकी कुछ शर्तें हैं, उसमें शासक का शपथ पत्र भी देना पड़ता है कि आप कहीं, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है,
आप किसी सरकारी कंपनी, सरकारी संस्था में जॉब नहीं कर रहे हैं और सारी निर्धारित राशि का ड्राफ्ट देना पड़ता है बार काउंसिल को, वो जमा होता है, उसके बाद पंजीकरण हो पाता है। इसके अलावा अब दूसरी बात ये भी है नई व्यवस्था के तहत कि अब सीबीआई के एग्जाम भी पास करना पड़ता है। केवल लॉ की पढ़ाई करने के बाद, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करने के बाद अब आपको तभी आप कोर्टों में वकालतनामा लगा सकते हैं जब आप बीसीआई के एग्जाम पास कर लेंगे। बीसीआई के एग्जाम के लिए अलग अलग समय तय होते हैं, उसमें आवेदन करना पड़ता है, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। जब आपका बीसीआई के एग्जाम पास कर लेंगे तब आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सीओपी जारी होगा। उसी सीओपी के आधार पर आप किसी बार के मेंबर बन सकते हैं और कहीं उत्तर प्रदेश में किसी भी कोर्ट में आप अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। वर्तमान में बार काउंसिल ने ये व्यवस्था की है कि जिनके पास सीओपी नहीं है उनके वकालतनामे अब नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो साथी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो बीसीआई के एग्जाम भी पास करें और फिर उसके बाद सीओपी लेने के लिए अप्लाई भी करें। जी सर, जैसे आप अभी, क्योंकि आप सर 18 से अधिक संस्थाएं हैं, जी जी उनके आप लीगल एडवाइजर हैं, जी जी तो किस तरह से कार्य वर्क रहता है सर आपके जो जो आप लीगल एडवाइजर इन संस्थाओं में, तो वो भी आप बताएं। जी, चूंकि मैं यहाँ नगर पालिका परिषद बिलारी, सहकारी गन्ना विकास समिति बिलारी, जिला सहकारी बैंक बिलारी और बिलारी ब्लॉक की जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनके विधिक सलाहकार की जिम्मेदारी मेरे पास है। तब मेरी कोशिश ये रहती है, चूंकि मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ, नियमित वकालत भी करता हूँ, तो मेरे वो दोनों काम भी प्रभावित ना हो, संस्थाओं के काम भी चलते रहें, इसलिए मैं पहले उनके अधिकारियों से समय ले लेता हूँ ताकि मेरे कोई काम प्रभावित ना हो, उनका भी काम हो जाए। मेरी पहले से ही काफी रुचि कोऑपरेटिव में है। मैं सोनारा सहकारी संघ में खुद चेयरमैन भी रहा हूँ और मेरा बेटा और मेरी पुत्र वधू अभी भी संस्थाओं में अलग अलग संचालक हैं, तो मेरे परिवार की भी काफी रुचि पहले से रही है, इसलिए सहकारी संस्थाओं में काम करने की मुझे दिलचस्पी भी है। उन संस्थाओं में मेरा काम करने का मकसद कोई आर्थिक लाभ पाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने का रहता है। इसलिए जहाँ तक शैक्षिक संस्थाओं की बात है, अमरपुकासी में जो डिग्री कॉलेज है उसका भी मैं विधिक सलाहकार हूँ और जो वहाँ लॉ कॉलेज बनाया गया है उसके लिए तो मैंने ये आदरणीय बाबा मुकुट सिंह जी हैं ये घोषणा भी कर दी है कि वहाँ मैं आजीवन जो भी मेरे बस का है वहाँ निःशुल्क सेवाएं भी अपनी वहाँ उसमें ग्रामोदय लॉ कॉलेज को दूंगा। जी सर, ये बहुत बड़ा एक, मैं मानता हूँ कि 28 वर्ष बहुत होते हैं सर जी आपके, जो आप अखबार में तहसील बिलारी में हमारा जो हालांकि ब्यूरो चीफ हैं, जी जी और उसके साथ साथ 1988 से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पंजीकृत अधिवक्ता हैं। जी जी तो इसमें सर आप अगर देखें तो काफी लंबे समय, एक प्रकार से मैं कहूंगा ये समाज सेवा है। जी वकालत, पत्रकारिता, राजनीति में भी और समाज सेवा में भी सर आप अहम मुकाम तो है बिलारी में। जी यहाँ कैसे इसको कर लेते हैं वर्ग को, समाज सेवा भी आपका सर, अधिवक्ता भी हैं आप, सब पत्रकारिता भी करते हैं, तो किस तरह से आप करते हैं सर इसको? बहुत सही सवाल किया। सवाल को अक्सर लोग मुझसे करते भी हैं जी जी कि एक साथ में इतना मैनेज कैसे कर लेते हो। मैं आपको बताऊं, मैं वैसे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूं और एक किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे 18 साल की उम्र से ही युवा संगठनों में काम करने का शौक रहा और समाज सेवा में आगे आने का शौक रहा। इसलिए मैंने गांव में युवक मंगल दल के जरिए अपनी शुरुआत की। उसके बाद गांव की राजनीति में ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुर का प्रधान भी रहा, ग्राम पंचायत सदस्य भी रहा। काफी उसी से काफी प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे जब मैंने लोगों की बात सुनता था कि भाई वकीलों में बहुत ताकत होती है, वकील ताकतवर होते हैं समाज के लिए, तो मेरे मन में आया मैं भी वकील बनूं। फिर वकील बनने के बाद मैंने ये देखा कि समाज में अधिकारी और नेताओं को देखा वो पत्रकारों को बड़ा सम्मान देते हैं, तो मन में ये बात आई कि पत्रकार बनूं। अमर उजाला में आने से पहले और भी कई अखबारों में मैंने काम किया, लेकिन अमर उजाला में आने के बाद एक अच्छा मकाम, अच्छी हैसियत और काफी सम्मान मिला। अमर उजाला अपने आप में एक ऐसा निष्पक्ष और ऐसा अखबार है जो रिपोर्टर को भी काम करने की एक कला सिखाता है और एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो लंबे समय से मुझे अमर उजाला में काम करने का मौका मिला। मैंने वहाँ इस संस्थान में भी कई बार विज्ञापन के क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में मुझे वहाँ अवार्ड भी जिले पे मिले हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये सब काम एक साथ कैसे कर पाते हैं, तब मैं अन्य युवाओं को भी ये सलाह देना चाहूंगा और खुद भी जो मेरा तरीका है, मैं प्रतिदिन रात को सोने से पहले अगले दिन की अपनी कार्य योजना बनाता हूँ। मुझे कैसे अपनी वकालत में, अपने मुकदमा में काम करना है, कैसे मुझे अखबार के लिए कहाँ कहाँ सुबह कवरेज करनी है, ये मैं सुबह ही तय कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी कोशिश रहती है सुबह को हमेशा जल्दी उठने की। मैं तकरीबन सुबह 5 बजे उठकर तभी अखबार पढ़ने के बाद अपने और भी जो मेरे काम हैं, जो धार्मिक काम है, करने के बाद
फिर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी आप सुबह अपना काम शुरू कर दोगे इतनी जल्दी आपको आसानी हो जाएगी। मेरी कोशिश रहती है कि 10 बजे तहसील पहुँचने से पहले जितना अखबार का काम है जो संभव है उसे मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तहसील पहुँच जाता हूँ। फिर मेरी वहाँ भी कोशिश ये रहती है कि वकालत के साथ कहीं खबरें मिले तो उन्हें भी देखता रहूँ मैं, इस तरह मैं दोनों कामों को अपने करता रहता हूँ। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन और भी है कि इतना लंबा समय हो गया सर, किस तरह से आप देखते हैं सर सामाजिक राजनीतिक, अगर हम चीजों को देखें इन 20 सालों में तो कितना परिवर्तन आप देखते हैं खास तौर से बिलाए? बिलारी में बदलाव तो काफ़ी आया है जी जी। और विकास भी काफ़ी हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ काफ़ी आगे पहुँचे हैं, और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ विकास हुआ है, क्योंकि बिलारी गन्ना उत्पादक बहुल इलाका है, और यहाँ मैंने देखा है गन्ने की नई प्रजातियों को लेकर भी किसानों में जागरूकता आई है, क्योंकि बिलारी में जिले स्तर का कृषि विज्ञान केंद्र भी है। उसकी वजह से भी यहाँ किसानों को काफ़ी धीरे धीरे जागरूकता इस बात को लेकर आई है कि वो कैसे अच्छी फसल अपने खेतों में पैदा कर पाएं। इसको लेकर भी शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बिलारी में काफ़ी विकास, काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ जनप्रतिनिधि भी अधिकतर स्थानीय चुने जाते रहे हैं, उसका लाभ भी जनता को मिल रहा है, और अब चूंकि ये मोबाइल का दौर है तो मोबाइल से काफ़ी लाभ भी लोगों को है, समय की बचत भी है, काफ़ी जानकारी बढ़ रही है, और यहाँ के कई छात्रों ने समय समय पर हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में जिले में अपने स्थान भी पाए हैं, तो उससे काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी आगे बात बढ़ रही है। बिलारी तहसील के ही हींगरपुर गांव के एक युवक आईपीएस बने, और भी कई ऐसे लड़के भी काफ़ी आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इन 20 वर्षों में काफ़ी बदलाव यहाँ हुआ है, और काफ़ी, हालांकि यहाँ जैसी जरूरत बिलारी को है उस तरह से यहाँ उद्योग धंधों की कमी है। जी जी। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलने में दिक्कत है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी वित्तहीन इंटर कॉलेज खुल गए हैं, तो गांव-गांव छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने में आसानी है, इसका भी लाभ मिला है। बिलारी चूंकि ऐसा शहर है जो हाईवे पे है, जी जी। इसका भी फायदा मिला है। जी जी। और खास बात मैं ये कहूँगा कि बिलारी मुरादाबाद जिले में एक ऐसा शहर है जिसकी गंगा जमनी तहजीब जिले भर में मशहूर है, और कहीं कोई सांप्रदायिक बात भी, कोई हालात भी अगर प्रदेश में कहीं हो तो बिलारी और उसके आसपास का इलाका इससे छूता रहता है। जी जी। बिलारी अपने आप में एक सौहार्द का प्रतीक इलाका है, जी जी। और यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जी तो सर काफी समय हुआ, जी जी लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, जी ब्रेक जी के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, जी तो जी। देखते रहिए वही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान अफाक हुसैन एडवोकेट सर, आपका एक बार फिर जी स्वागत है जी सर जी, शुक्रिया हमारे इस शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम में। सर श्रृंखलाएं, क्वेश्चन की श्रृंखलाएं जारी हैं सर, जी जी इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, जी बताइए। बिलारी तहसील में ग्राम न्यायालय लाने में सर आपका काफी योगदान रहा है, और उसके साथ साथ में क्योंकि बार काउंसिल के आप अध्यक्ष रहे हैं, जी जी तो स्वाभाविक है कि आपका ही कार्य और आपकी वो मेहनत प्रतिफल रहा है। जी जी सर इससे हमारे यहाँ की जनता को क्या बेनिफिट, क्या फायदे मिल पाएंगे? जी, जब ग्राम न्यायालय बिलारी लाने को लेकर कई बार आंदोलन चले, मैं यहाँ तहसीलवार का अध्यक्ष भी रहा, और हम लोगों ने ग्राम न्यायालय स्थापना संघर्ष समिति बनाई। हमारे प्रयास के चलते, चूंकि बिलारी तहसील काफ़ी पुरानी तहसील है और यहाँ मुंसिफ कोर्ट भी नहीं है, इसलिए बड़ी ज़रूरत थी जनता को ग्राम न्यायालय यहाँ हो। वर्ष 2014 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में जो बिलारी विधानसभा के पहले विधायक थे मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान साहब, उनके प्रयासों से बिलारी में ग्राम न्यायालय को मंजूरी सरकार ने दी। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ये किया कि ग्राम न्यायालय का संचालन यहाँ शुरू हो। जब ग्राम न्यायालय को अपना भवन नहीं मिल पाया, तब हमने जो हमारा अधिवक्ता हॉल तहसील में है वो हमने जज साहब को उसका प्रस्ताव लिख कर दिया, और उसी में ग्राम न्यायालय अब विधिवत चल रहा है। 1 साल से अधिक का समय ग्राम न्यायालय चलते हुए यहाँ हो गया। इसका बड़ा सीधा लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। जो कम सजा वाले अपराध हैं, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले हैं, और जो एक्सीडेंट की घटनाओं के मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे अब ग्राम न्यायालय बिलारी में चल रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी, जब यहाँ ग्राम न्यायालय शुरू हुआ तब तकरीबन 1800 फाइलें यहाँ आई थी, और लगातार फाइलें बढ़ रही हैं। हमारी बार ने जज साहब से मिलकर ये मांग भी की है कि बिलारी थाने के अलावा जो बिलारी तहसील के 3 अन्य थाने हैं, थाना सोनकपुर, मैनठेर और कुंदरकी, उनके भी मुकदमों की फाइलें इसी ग्राम न्यायालय बिलारी में भेजी जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ की जनता को मिल सके। खास बात ये भी रही है कि ग्राम न्यायालय बिलारी में चलने से जहाँ यहाँ की जनता को लाभ हुआ है, वहीं वकीलों का काम और कारोबार भी बढ़ा है, और यहाँ बार में वकीलों की संख्या भी बढ़ी है। वर्तमान में मेरी जानकारी में
तहसील बार बिलारी में लगभग 150 मेंबर है, जी उसी का लाभ यहाँ वकील और जनता दोनों को मिल रहा है। और यहाँ के जो जज साहब है ग्राम न्यायालय में, वो काफी अनुभवी, ईमानदार और व्यवहारिक और लोकप्रिय हैं। उनके और वकीलों के अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए इस कोर्ट में अच्छा काम चल रहा है। जी जी जी। तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट जनता को है। जी जी जो मुरादाबाद जाना होता है, जी जी पूरा पूरा दिन वहाँ रहना होता था, जी जी लेकिन यहाँ आने के बाद में जो जनता को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जी 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 सर, इसके नेक्स्ट और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बिलारी में सर, बिलारी प्रेस क्लब है और उसके सर आप अध्यक्ष भी हैं। जी 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 तो अध्यक्ष होने के नाते क्या आज के पत्रकारिता के लिए, यहाँ के पत्रकारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारिता लोग चुनते हैं, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता के फेवर में कहीं ना कहीं देखते हैं हम लोग कि ज्यादातर ऐसे केसेस देखने मिलते हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत कार्यों में या गलत संगत में लिप्त पाए जाते हैं। जी जी जी। लेकिन तो आज की जनरेशन के जो पत्रकार है उनके लिए सर आप क्या मैसेज? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए पत्रकारिता की रक्षा जरूरी है, और पत्रकारिता काफी चुनौती भरा काम है, जहां तक मैं समझता हूँ। जो लंबा टाइम इस लाइन में हो गया, पत्रकार साथियों को चाहिए कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलती है न्यूज़पेपर या चैनलों के जरिए, उस जिम्मेदारी का वह निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, और जो समाज के प्रति जिम्मेदारी उनकी है या जो समाज को उनसे अपेक्षाएं हैं, उन पर वो खरा उतरें। चूंकि जब जहाँ की पत्रकारिता साफ सुथरी होगी, वहाँ अपने आप ही माहौल अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ बिलारी में सभी पत्रकारों की अच्छी टीम है। खास बात यह कि जो बिलारी के जितने भी पत्रकार साथी हैं, वो सब अच्छे पढ़े लिखे हैं। कई पत्रकार साथी वकील भी हैं, बाकी जो अन्य साथी हैं वो भी उच्च शिक्षित हैं। और खास बात यह है कि उनके दूसरे भी कारोबार अपने परिवार को चलाने के लिए हैं। इसलिए बिलारी की पत्रकारिता एक ईमानदारी की और सच्चाई की राह पर यहाँ चल रही है। खास बात यह भी है कि बिलारी तहसील के सारे पत्रकारों में आपस में काफी एकता है, और बिलारी प्रेस क्लब जो संगठन हमारा है वो काफी समय से चल रहा है। सभी साथी उस संगठन के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं साथियों को ये संदेश दूंगा कि जैसे बिलारी की पहचान सौहार्द के मामले में जिले भर में है, ऐसे ही बिलारी के पत्रकारों की जो पहचान अब तक रही है, वही पहचान आगे भी बनी रहनी चाहिए। जी जी। सर, एक लास्ट में और क्वेश्चन है मेरा, यहाँ के युवाओं को, खासतौर से यहाँ के युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं के कंधों पर देश और समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है, और बिलारी को भी काफी युवाओं से उम्मीद जगी है। हालांकि बिलारी के युवा काफी प्रतिभावान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सुनने में जैसी बातें आती हैं, उसमें युवाओं को हर तरह के नशा पान और मद्यपान से दूर रहना चाहिए, और युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर अनुशासन के माहौल में मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। और जो आजकल मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कभी कभी हम देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पर अनावश्यक और ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे समाज को या अपने आप को नुकसान हो, या कोई ऐसी नौबत आए कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिख जाए। तब इससे परहेज करना चाहिए। मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, कहीं भी मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तभी हम एक जीवन का अच्छा लक्ष्य पा सकते हैं। जी जी। अभी सर फिलहाल में अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे यहाँ देश के लिए अच्छे राजनीतिज्ञों की जरूरत है। जी। तो उसके लिए हमारे देश से कम उन्होंने कहा कि लाखों युवा राजनीति में आना चाहिए। तो इसको आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर कहीं युवाओं के साथ पारिवारिक स्थिति ऐसी है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, और उन्हें ये सब करने की रुचि है, तब राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति के जरिए ही समाज की रक्षा होती है, क्षेत्र का विकास होता है, देश को आगे मकाम तक ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर राजनीति करने का मकसद हो, तब उसके पीछे मकसद सिर्फ समाज सेवा, गरीबों की मदद करना और क्षेत्र का विकास कराना होना चाहिए। ऐसी कोई भावना मन में नहीं आनी चाहिए, जिससे जिस उम्मीदों के साथ इलाके लोग हमें देख रहे हैं, उन उम्मीदों पर हम खरा न उतर पाए। तो यही संदेश राजनेताओं को भी रहेगा कि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चुनती है, वह भी अपनी जिम्मेदारी इस मामले में निभाएं। तो लास्ट में चलते चलते काफी समय हुआ है, मेरा लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और है। जी। आपका एक बहुत लंबा समय हो गया सर कार्य करते हुए एक समाज सेवा के तौर पर, राजनीतिक में भी आपका काफी अहम मुकाम है, पत्रकारिता में भी एज ए अधिवक्ता, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कई सारी संस्थाओं में लीगल एडवाइजर। तो सर आपको लगता नहीं कि आपको एक बड़े मतलब
एक समाज सेवा, मैं बोलूँगा सर ज़्यादा राजनीति को लेकर, जी जी क्या आपको लगता नहीं कि आपको अब राजनीति में सर आना चाहिए? क्योंकि इस क्षेत्र में एक डिमांड भी है कि सर एक ऐसा है, क्योंकि मैं समझता हूँ सर 28 साल बहुत होते हैं। तो सर कभी आपने यह सोचा होगा कि मुझे राजनीति में आके क्योंकि ऐसे लोग अगर मैं चाह मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसे लोग राजनीति में आएँगे कहीं न कहीं हमारे देश का हमें प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा प्रतिनिधि हमको मिलेगा। तो सर आप क्या सोचते हैं भविष्य में? आपका बहुत सही सवाल है। असलियत में अमर उजाला अखबार से जुड़ने के बाद मैंने हमेशा दलीय राजनीति से परहेज किया और मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का संगठन में ना कोई पद लिया और ना कोई मेंबरशिप ली, क्योंकि जब अखबार से जुड़ा होने के नाते पत्रकार को सभी पार्टियां बराबर होती हैं। वैसे आप जानते हैं कि मेरे परिवार का काफ़ी लगाव, काफ़ी दिलचस्पी राजनीति में रही है और जो मेरा मुख्य व्यवसाय वकालत है, उसमें जो मेरे गुरु थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे सगे में मेरे भाई मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान साहब थे। उन्होंने ही वकालत में आने के लिए मुझे प्रेरित किया और उन्हीं की प्रेरणा पे मैं वकील बना, उन्हीं के साथ मैंने काम किया और फिर जो मेरा सपना था, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हुई जब 2012 में मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बिलारी विधानसभा से पहली बार विधायक बने। तो इसलिए अप्रत्यक्ष तो मैं कहूँगा कि राजनीति से गाहे बगाहे दिलचस्पी रही और उसके बाद भी परिवार के अन्य तमाम लोग भी राजनीति में एक्टिव हैं। मेरा बेटा खुद जो एमएससी, एमबीए, एलएलबी है, एडवोकेट है, इसके अलावा वो भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और मेरी पुत्रवधू भी एडवोकेट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ परिवार में हम तीनों लोग हैं और तीनों ही हम एडवोकेट हैं। उस हिसाब से वकालत और राजनीति का आपस में एक ऐसा पहलू तो ही जो जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा और भी काफ़ी मेरे परिवार में अलग-अलग मेंबर अलग-अलग ओहदों पर काबिज हैं, राजनीति में काफ़ी मकाम पाए हैं। चूँकि आज ये मंच इस तरह का है, यहाँ बातें सामाजिक ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहूँगा। बहरहाल जहाँ तक मेरी दिलचस्पी की बात है कि राजनीति में मकाम पाने का मेरे सपने सब पूरे हो चुके हैं और परिवार को, भाइयों को, भतीजों को, बेटों को, अन्य रिश्तेदारों को राजनीति में काफ़ी उचित मकाम मिले हैं। वर्तमान में भी आप वाकिफ़ हैं मेरे परिवार के राजनीतिक वजूद से, राजनीतिक हैसियत से, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ राजनीति में मिल चुका है। मेरी तो अब कोई ख्वाहिश नहीं है, चूँकि मैं 64 साल की उम्र मेरी हो चुकी है और जो टाइम अगर जो भी मिला दुनिया में 7-2 साल और रहने का, तो मैं तो ये चाहूँगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता समिति तहसील पे मैंने बनाई है, उसमें मैं काम करता हूँ और ये कोशिश रहेगी मेरी कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कानूनी मदद न कर पाए, उनकी निःशुल्क कानूनी सेवा करूँ। और तहसील पे हम 5 वकीलों ने कमेटी बनाई है, उसमें जो भी ऐसे इलाके के लोग हैं, हमने एसडीएम तहसीलदार साहब को बताया है कि कोई ऐसे परेशान हैं, कोई वृद्ध परेशान है, वो हमारी समिति में आए और हमारी समिति उनकी कानूनी मदद करेगी निःशुल्क। कोई उनसे मेहनतान नहीं लेगी, कोई उनसे खर्चा नहीं लेगी। इसी तरह जो अमर प्रकाशी में लॉ डिग्री कॉलेज है, उसमें भी मैंने निःशुल्क काम करने का उन्हें वचन दिया है। तो मेरी ज़िंदगी का जो शेष वक्त रहेगा, वो लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने का, उनके लिए निःशुल्क कानूनी पैरवी करने का और उनकी मदद करने का रहेगा। जी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे मेरे साथ श्रीमान आफाक हुसैन एडवोकेट, जो तकरीबन 35 साल से वकालत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हर तरह का क्वेश्चन हमने सर से पूछा, चाहे वो कानून लीगली हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, हर तरीके के क्वेश्चन का जवाब सर ने दिया। तो ऐसे ही हम कई अन्य हस्तियों से ऐसे लगातार मिलते रहेंगे, करते रहेंगे उनसे संवाद, पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए वाईएस न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।